हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो वेलकम यू ऑल इन द फाउंडेशन एंड टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम द बिगिनिंग टू 1206। देखिए, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 6th सेंचुरी से लेकर और 1206 तक के पीरियड को। इससे पहले के समय में जो घटनाएं हुई, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन, दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लास। इस चैप्टर की यदि बात करें बोर्ड वेटेज की, तो इस चैप्टर का वेटेज है 5। 1 मार्क्स वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड 4 मार्क्स शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर विल कम इन योर बोर्ड एग्जाम। तो इस तरह से आपको इसको इसी बोर्ड वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ना है, जिससे कि आप इसे 1 मार्क के और 4 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को अटेम्प्ट कर पाएँ एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। Since the very beginning, the history and culture of India has been prestigious and glorious. India was renowned as the world leader. इंडिया की हिस्ट्री को देखें तो बड़ी ग्लोरियस रही है, प्रेस्टिजियस रही है। इसको वर्ल्ड लीडर माना जाता था इंडिया को, जैसे कि आप जानते हैं इसे गोल्डन बर्ड भी कहा जाता था। और शुरू से ही इंडिया का ध्येय वाक्य रहा है, यानी कि हमने पूरे वर्ल्ड को ही माना है अपना परिवार, वसुधैव कुटुंबकम। And we always pray for the benefit and health of the all mankind, not only for our country. A global form of Indian culture is depicted from excavation and archaeological remains. देखिए, excavation यानी खुदाई और archaeological भी आप समझ सकते हैं। जो पुरातत्व विभाग है उसमें मिले हुए जो सबूत है, उससे पता चलता है कि इंडियन कल्चर जो है किस प्रकार का था। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में भी जो भी हम नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में, वो सभी का सोर्स है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस और एक्सकवेशंस। तो द ओवरसीज इंडियन रीजन्स वर नोन एज द्वीपांतर। देखिए, जो ओवरसीज यानी कि इंडिया से बाहर वाले जो स्थान थे, उन्हें हम कहते थे द्वीपांतर। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियन जो ओवरसीज रीजन से वो क्या कहलाते थे, वो द्वीपांतर कहलाते थे। इंडियन ट्रेवल्ड इन पावरफुल शिप्स। तो इंडियन लोगों के पास में भी पावरफुल शिप्स थी, खास करके साउथ इंडिया में चोल किंगडम की बात करें तो वहाँ पर एक अच्छी नेवी डेवलप्ड थी। तो इस तरह से कई राजा जो है इंडिया से बाहर भी जाया करते थे। एंड रीच्ड ब्रह्मदेश, सियाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रिया, बोर्नियो, फिलीपींस, जापान, कोरिया, ये सभी देशों में हम जाया करते थे, इंडियन ट्रेडर्स जाया करते थे। फॉर पॉलिटिकल कल्चरल एम्पायर देयर। देखिए, वहाँ पर पॉलिटिकल और कल्चरल दोनों तरह का इम्पैक्ट भारत के व्यापारियों ने छोड़ा था, ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। द स्कॉलर्स हैव मेंटेन्ड अबाउट शिप्स विच यूज टू सेल इन द रिवर इंडस अराउंड 6000 ईयर्स अगो। देखिए, 6000 साल पहले की बात करें तो व्यापारी लोग इस तरह की पावरफुल शिप्स का यूज़ किया करते थे, जो रिवर्स में, इंडस रिवर में सेल किया, यानी कि सेल मीन्स नावों को चलाना ही होता है सेल। इंडियन ट्रेवलर्स ट्रेवल्ड टू सेवरल कंट्रीज टू द वर्ल्ड थ्रू वाटरवेज एज वेल एज रोडवेज। न केवल वाटर से बल्कि रोडवेज से भी वो जाया करते थे, यानी थ्रू रोड भी वो जाया करते थे। और पीपल रिजाइडिंग इन द दोज डिस्टेंस कंट्रीज विद आवर रिलीजन एंड कल्चर। हमारे धर्म यानी हिंदू धर्म और हमारे कल्चर के साथ में लोग वहाँ पर विदेशों में रहा भी करते थे। दीज ब्रेव वॉरियर्स प्रोपेगेटेड, यानी कि प्रचार किया इंडियन फिलोसफी, एस्ट्रोलॉजी, आर्किटेक्चर, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, म्यूजिक, सभी चीज़ों का इन व्यापारियों ने विदेशों में जाकर प्रचार किया और एक तरह से इंडिया को डेवलप कराने में इन्होंने बड़ा ही योगदान दिया। तो इस तरह से इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, कोई विशेष बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। इंडस Saraswati civilization, Vedic civilization, civilizations and cultures present during the time of the Ramayana and Mahabharata all have been the part of golden period। तो कि रामायण और महाभारत काल की बात करें तो ये सभी गोल्डन पीरियड के समय की बातें हैं, जब इंडिया का गोल्डन पीरियड चल रहा था, कि जब इसे भारत देश कहा जाता था। भरत नाम के राजा के नाम पर इसका नाम रखा गया था। वेदास आर रिगार्डेड एज द स्टोर हाउस ऑफ द वर्ल्ड नॉलेज। देखिए, पूरे वर्ल्ड को नॉलेज प्रदान करने वाली चीज़ें थी वेद, और इन्हीं के कारण भारत में जो है विदेशी स्टूडेंट आया करते थे और यहाँ पर अपना अध्ययन किया करते थे। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन इज रिगार्डेड एज द बेस्ट इन कॉन्टेक्स्ट टू आर्किटेक्चर।
और जैसे कि हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, अगर आर्किटेक्चरल स्टाइल की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ वेरी डेवलप्ड सिविलाइजेशन, इट वाज अ urban civilization. The Ramayana and Mahabharata have been renowned at the treaties depicting various ideologies and policies of India. देखिए इंडियन आइडियोलॉजी और पॉलिसीज को जानना है तो इसके बहुत बड़े सबूत हैं महाभारत और रामायण जैसे एपिक्स. डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन आइडल ऑफ आर महाजनपद पीरियड. देखिए उस जमाने में हमारे यहाँ पर हुआ करते थे महाजनपद, जब बात करें हम रामायण और महाभारत की. तो वी नोटिस इन प्रेजेंस ऑफ वेरियस जनपद एट द वेरियस वैदिक पीरियड. बाय दिस टाइम आयरन वाज वाइडली यूज. देखिए जनपद पीरियड की बात करें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर लोग आयरन को यूज़ करना सीख गए थे. इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड वेस्टर्न बिहार द टेक्निक ऑफ यूजिंग आयरन चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल इन सिग्निफिकेंट मैनर ड्यू टू दिस. देखिए तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा वो था डिस्कवरी ऑफ आयरन का. इससे लोगों की लाइफ बदल गई, क्योंकि आयरन एक बहुत ही मजबूत मेटल हुआ करता था जिसकी सहायता से वो अस्त्र शस्त्र बना सकते थे और जो वो मजबूत हो सकते थे. तो इस तरह से आयरन की यहाँ पर डिस्कवरी हुई. द टेंडेंसी ऑफ अर्निंग ए परमानेंट लिवलीहुड टू लिव लाइफ इन अ सेटल्ड वे स्ट्रेंथेन. और देखिए लोगों के अंदर एक टेंडेंसी यानी कि एक भावना आई कि हमको भी स्थिर रूप में रहना चाहिए, जानवरों की तरह इधर उधर भटकना नहीं चाहिए. डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स resulted in the decline of the ancient tribal system and tiny janas were replaced by large janpadas. By 6th century BC, these janpadas were replaced by महाजनपदास. तो देखिए पहले सबसे पहले तो जनपद का निर्माण हुआ, यानी जो जब लोगों ने छोटे रूप में रहना स्टार्ट किया तो उसे हमने कहा जनपद. लेकिन जब ये जनपद की में लोगों की संख्या बढ़ने लगी तो इसे हम क्या कहते थे, महाजनपद, जिसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. इन द बिगिनिंग ऑफ 6th century BC, sovereign rule was completely absent in the North India. The whole of India was divided into several independent states. तो 6th century में स्थिति क्या थी पॉलिटिकली देखें तो इंडिया में कोई एकमात्र राज्य नहीं था, और इस राज्य के एकमात्र राज्य के नहीं होने पर वहाँ पर छोटे छोटे कुछ राज्य थे जिन्हें हम कहेंगे कि पोस्ट वैदिक पीरियड में इस तरह के राज्य इंडिया में हुआ करते थे. तो इस तरह से इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, किस तरह से राज्य, कौन कौन से राज्य हुआ करते थे. चलिए आगे चलते हैं, बात करेंगे महाजनपद पीरियड की जो स्टार्ट होता है 600 BC टू 325 BC. इस काल को कहा जाता है महाजनपद. तो टाइमिंग आपको याद रखना है. महाजनपद several large and powerful independent states were established during the 6th century BC in नॉर्थ इंडिया. देखिए स्पेशली नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर राज्य फैले हुए थे. These states were named as महाजनपद according to the Buddhist text अंगुत्तर निकाय. तो ये बात आपको याद रखनी है, जितनी भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं इनमें सबसे अच्छा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है एक बुद्धिस्ट ग्रंथ जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय. इसके अलावा भी कुछ और ग्रंथ हैं, जैसे चाणक्य या कौटिल्य की अर्थशास्त्र एक बुक है जिससे हमको इसके बारे में नॉलेज मिलती है. तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ज़्यादातर जनपद कहाँ फैले हुए थे, ये नॉर्थ इंडिया में फैले हुए थे. इसके बारे में हम बात करें तो ये कुछ लिस्ट दी गई है जो कि मेजर जनपद हैं. देखिए 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कई बार कैपिटल भी पूछ ली जाती है महाजनपद की, तो आपको एक कैपिटल भी याद रखनी है. देखिए काशी की कैपिटल थी, यानी काशी एक जनपद था जिसकी कैपिटल थी क्या, वाराणसी. कुरु की थी इंद्रप्रस्थ, अंग की थी चंपा. तो आप याद रख सकते हैं अंग पे लगाओ चंपा का तेल, ऐसे याद कर सकते हैं. काशी की काशी बनारस याद ही रहती है. यानी करने वाला कौन था, इंद्र, ऐसे आप याद कर सकते हैं ट्रिक लगा के थोड़ा, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो पूछ लिया जा सकता है. देखिए मगध, तो मगध गिरी ब्रज, तो मगध में आ रहा है गधा. तो आप ये समझ सकते हैं गधा कहाँ घुस गया, भाई राजा के गृह में, तो राजगृह गधा, ऐसे आप याद रख सकते हैं. बज्जी, तो बज्जी का वी से वी, विदेहा और मिथिला, वैशाली है ना, तो विदेहा और वैशाली वी है, बज्जी भी वी से स्टार्ट होता है. मल्ल, तो मल्ल देखिए मोटे मोटे लोगों को अपन कह देते हैं मल्ल है ये, मल्ल वो भी होते थे जो नाव चलाते थे. तो मल्ला का कुशीनगर, तो मल्ल खुश रहते थे, कुशीनगर. और वो कुशा बाटी, यानी कि वो बाटी खाते थे, ऐसे समझ लो कुछ भी, कुश मल्ला से बाटी याद कर सकते हैं.
चेदी को चांदी समझकर आप चांदी समझ लीजिए, और इससे बन जाएगा शक्तिमती। चांदी से क्या आती है? शक्तिमती। तो सोना चांदी च्यवनप्राश के बारे में आप सुना ही होगा। तो चांदी क्यों खाते हैं? क्योंकि चांदी से शक्ति आती है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। वत्स, तो कि वत्स का कौशाम्बी, कौशल का अयोध्या। तो अयोध्या जो है बुद्धिस्ट पीरियड में 2 भागों में बट गई थी, एक तो साकेत और एक श्रावस्ती। तो आपको दोनों भी याद रखते हैं। अयोध्या के 2 पार्ट थे, साकेत और श्रावस्ती। पांचाल कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न पंचाल, अहिछत्र कैपिटल ऑफ सदर्न पंचाल, काम्पिल्य। तो पंचाल 2 भागों में विभाजित था, एक की कैपिटल थी अहिछत्र, दूसरे की थी काम्पिल्य। तो आप याद रखो कुछ भी कि पांचाल यानी 5 आदमी थे, है ना। आप याद रख सकते हैं वो एक छतरी के नीचे खड़े थे, अहिछत्र याद आ जाएगा। और तभी वहां पर कौन आया? एक पिल्ला आया, ये मान सकते हो आप पिल्ला, है ना। तो इस तरह से आप कुछ भी याद कर सकते हैं, काम का पिल्ला, ठीक है। तो चलें आगे बात करें तो आता है मत्स्य। मत्स्य यानी मछली भी होती है, तो आप याद कर सकते हैं मछली कैसी थी? विराट थी। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। सूरसेन, सौरसेन भी कहते हैं जिसे, मथुरा या सूरसेनाई उसे कह सकते हैं आप। और इसी तरह से बात करें आगे तो अश्मक की थी पोटाना या पाटेली, अवंती की थी नदन अवंती या उज्जैनी, सदन अवंती, गांधार की थी तक्षशिला, और कंबोज की थी राजपुर या हाटक। इसके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ, इसलिए आप में से ज़्यादातर को ये याद भी होगा। चलिए आगे चलते हैं। 2 टाइप ऑफ स्टेट वर प्रेजेंट इन द अबव 16 महाजनपद, मोनार्चीज एंड रिपब्लिक्स। देखिए इसमें 2 तरह के स्टेट्स थे, यानी इनमें कैसा पॉलिटिकल सिस्टम था इसके बारे में यदि हम बात करें तो कुछ तो थी मोनार्कीज, यानी जहाँ पर राजतंत्र चलता था शुद्ध रूप में, और कुछ थे रिपब्लिक्स में जनता की भी बात मानी जाती थी। जनता की एक सभा हुआ करती थी जिसके एडवाइस से ही राजा इम्पोर्टेंट फैसले लिया करता था। तो इस तरह से 2 तरह के सिस्टम वहाँ पर चले हुए थे। देखिए बात करें कौशल, बस, अवंती और मगध, तो ये मोनार्की सिस्टम थे स्पेशली ऑफ दैट टाइम, एंड सेवरल रिपब्लिक आल्सो एग्जिस्टेड इन द बुद्धिस्ट पीरियड ऑफ 6th century BC, द मेजर वन अमॉन्ग देम इंक्लूडेड। तो ये सब थे जो नीचे लिस्ट दी गई है 10 की, ये सब रिपब्लिक्स थे, जबकि बस, अवंती, मगध ये सभी मोनार्कियल सिस्टम से चलते थे, यानी शुद्ध रूप से राजा के सिस्टम से चला करते थे। चलो पढ़े मेजर जनपद ऑफ राजस्थान। देखिए राजस्थान में महाजनपद नहीं है, जनपद के बारे में हम पढ़ेंगे। राजस्थान में जनपद कौन कौन से थे चलिए समझते हैं। सबसे पहले आता है जंगल या जंगल। तो आपको सिर्फ वो सिंपल नाम याद रखना है जिसे हम फनी वे में याद भी रख सकें, ठीक है। तो जंगल के बारे में यदि हम पढ़ें तो जंगल प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीकानेर एंड जोधपुर। तो आपको ये 2 शब्द याद रखने हैं, बीकानेर और जोधपुर। जंगल देश इन महाभारत पीरियड, इसे महाभारत पीरियड में जंगल देश कहते थे। देखिए कुरु जंगल और माद्रे जंगल, इसके और 2 नाम बताए जाते हैं ग्रंथों में, कुरु जंगल और माद्रे जंगल। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि सिंपल सी बात है, आपको कुछ वर्ड इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। बीकानेर जोधपुर में था, और महाभारत पीरियड में से जंगल देश कहते थे, उसके अदर नाम थे कुरु जंगल या माद्रे जंगल। इसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर, और विच इज नागौर, आजकल जैसे नागौर कहा जाता है। एज द किंग ऑफ बीकानेर वाज द ओनर ऑफ द जंगल देश, ही कॉल्ड हिमसेल्फ एज जंगलधर बादशाह। देखिए वहाँ का राजा अपने आप को जंगलधर बादशाह कहलाना पसंद करता था। जय जंगलधर बादशाह इज ऑल्सो बीन सीन इंस्क्राइब्ड इन द रॉयल सिंबल ऑफ बीकानेर स्टेट। तो बीकानेर स्टेट के जो रॉयल कॉइन्स थे या रॉयल सिंबल्स थे उन पर जय जंगलधर बादशाह लिखा हुआ रहता था। इसके बारे में बस इतना ही है। चलिए मत्स्य के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको याद रखना जोधपुर बीकानेर में था, जो था जंगल प्रदेश, ठीक है, और उसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर। कई बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में राजधानी के बारे में स्पेशली। मत्स्य के बारे में पढ़ें हम तो मत्स्य में आता है, देखिए जयपुर वाज नोन एज द मत्स्य महाजनपद। तो मत्स्य महाजनपद जो है जयपुर में था स्पेशली, और जयपुर के आसपास के इलाकों में ये फैला हुआ था। इट्स एक्सपेंस बाज फ्रॉम दी सराउंडिंग हिल्स ऑफ चंबल, देखिए चंबल से लेकर जंगल रीजन ऑफ रिवर सरस्वती के जंगल या जंगल रीजन तक ये
फैला हुआ था। चंबल से लेकर और सरस्वती तक आपको ये 2 नदियाँ याद रखनी है। मॉडर्न अलवर एंड सम पार्ट ऑफ भरतपुर वर ऑल्सो इंक्लूड। देखिए इसमें अलवर और भरतपुर भी इसमें ही शामिल हुआ करते थे। तो ये इम्पोर्टेंट बातें हैं इसके बारे में। चलिए आगे समझते हैं और पढ़ते हैं इसके बारे में कि इसकी कैपिटल थी विराटनगर, जिसको आजकल कहा जाता है बैराट। अगर बात करें क्लियर इन्फॉर्मेशन की, तो ये मौर्य किंग बिंदुसार से पहले की इस इन्फॉर्मेशन इसके बारे में अवेलेबल नहीं है। वैसे ये है बहुत पुराना, लेकिन देखिए बिंदुसार से पहले वहाँ पर कौन राजा राज्य किया करता था, किस तरह के राज्य चला करता था, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द महाभारत दैट ruler named Shahaj ruled upon both the state of Chedi and Matsya. In the beginning, Matsya remained a part of Chedi. देखिए शुरू में ये चेदी का पार्ट रहा है, और चेदी के राज्य बनने के बाद में इसको मत्स्य में कन्वर्ट कर दिया गया। तो एक रूलर था जिसने चेदी पर पहले राज्य किया, लेकिन बाद में क्योंकि ये मत्स्य में कन्वर्ट हो गया, तो इसलिए उस राजा ने चेदी और मत्स्य दोनों राज्यों पर राज्य किया, जिसका नाम है शहाज। तो आपको ये याद रखना है कि शहाज एक ऐसा रूलर है जिसने दोनों राज्यों पर राज्य किया है। इट बिकेम ए पार्ट ऑफ ग्रेट मगध एम्पायर। जैसे कि बात की बिंदुसार से इसकी सोर्स मिलते हैं, तो मगध का ये पार्ट भी रहा है। अब बात करें नंबर 3 सूरसेन की, तो सूरसेन जो है वो दिस महाजनपद सिचुएटेड ब्रिज रीजन। देखिए सूरसेन ब्रिज यानी मथुरा के आसपास था। Its capital was Mathura या मथुरा। Ancient Greek authors described the state as Sursenai and call it capital Mathura। तो देखिए सूरसेनाई या इसी कैपिटल को मैथुरा भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू महाभारत, यदु डायनेस्टी रूल्ड ओवर। देखिए यदु यानी श्री कृष्ण की डायनेस्टी थी, यदु डायनेस्टी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण की यादव या यदु डायनेस्टी ने राज किया है। मोस्ट पार्ट ऑफ भरतपुर, धौलपुर, करौली। देखिए भरतपुर, धौलपुर, करौली मथुरा के पास ही पड़ते हैं। Districts came under the Sursena Janpad. The eastern part of Alwar district was also included in the Sursena. Vasudev's son Lord Krishna was associated with this Janpad, जिसके बारे में आप जानते भी होंगे। बात करें शिवी की, शिवपुर was the capital of Shivi Janpad and King Sushin had defeated it along with other tribes in the Battle of 10 Kings। तो किंग था यहाँ का जो सुशिन, उसने काफ़ी लोगों के साथ युद्ध किया। इसने बताया कि 10 किंग की साथ में संयुक्त सेना के साथ में इसने युद्ध किया। और ये जो पुराना शिवपुर जो राज्य था उसे शोरकोट कहा जाता है आजकल, जो पाकिस्तान में है। यानी आजकल जो शिवी जनपद है, जो मेन शिवी जनपद है, वो पाकिस्तान में स्थित है। विद लैप्स ऑफ टाइम दिस शिवी कास्ट ऑफ सदर्न पंजाब बिगेन टू रिजाइड इन मेवाड़ रीजन्स ऑफ राजस्थान। देखिए नागरी सिचुएटेड नियर चित्तौड़गढ़ वाज इट्स कैपिटल। तो देखिए शोरकोट तो इसका पुराना नाम है जो पाकिस्तान में स्थित है, इम्पोर्टेंट बात है। सुशिन इसका एक राजा हुआ करता था, ये इम्पोर्टेंट बात है। फिर नागरी जो कि चित्तौड़गढ़ के पास में स्थित एक स्थान है, उसकी कैपिटल हुआ करती है। शिवी coins have also been discovered from the various places in the Mewar। 5 edicts written in Brahmi script have been excavated from place near मंदसौर। तो देखिए मंदसौर डिस्ट्रिक्ट जो है एमपी में, वहाँ पर ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए एडिक्ट्स मिले हैं, जिसमें इस राज्य के शिवी राज्य के बारे में उल्लेख मिलता है। We come to know about the expanse of शिवी जनपद from the west to south east। देखिए हमें इसका एक्सपेंस पता चलता है, यानी ये विस्तारित था कहाँ से कहाँ तक, ये वेस्ट टू साउथ ईस्ट स्थित था। यानी जो कि राजस्थान का जो शेप है पतंग जैसा, ये इसकी वेस्ट की बात करें, वेस्ट टू साउथ ईस्ट। तो देखो ये ईस्ट हुआ और ये हुआ साउथ। तो ये ऐसे ऐसे फैला हुआ था, यानी ऊपर से लेकर नीचे की ओर ऐसे फैला हुआ था। तो इस तरह से ये फैला हुआ था। Despite the presence of republican administrative system, the actual administrative authority of these जनपद was in the hand of rich feudal families। देखिए इसमें
जो चलती थी इस राज्य में, राजाओं के साथ में इस राज्य में चला करती थी फ्यूडल फैमिलीज। यानी कि फ्यूडल्स कौन होते हैं इसके बारे में आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके होंगे। जो सामंत वगैरह होते हैं उनकी इस राज्य में बहुत अधिक चलती थी। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दीज फैमिली अरेंज फॉर ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर इन द फॉर्म ऑफ चीफ ऑफ संगठन संथागारा सभा। ठीक है, संथागारा सभा क्या होती है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। जनरल असेंबली को संथागारा सभा कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक जनरल असेंबली हुआ करती थी, जैसे कि प्रेजेंटली लोकसभा और राज्यसभा होती है, इस तरह से। तो जनरल जो असेंबली होती थी, इसमें जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मामले होते थे उन सभी को हैंडल करते थे जो यहाँ के इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे या रॉयल फैमिली से बिलोंग करने वाले व्यक्ति। संथागारा को आपको याद रखना, संथागारा कुड एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ऑन द सर्टेन फिक्स्ड इशू। लेकिन इसमें जो लोग थे वो इसमें कुछ सर्टेन ही रूल्स पर अपने विचार रख सकते थे। दिस वाज कॉल्ड एज अनायु विरोध। यानी लोग जो अपने मत प्रकट करते थे उसे राजा के सामने, उसे कहते थे अनायु विरोध। द इशू ऑफ डिस्प्यूट वर वोटेड अपॉन। डिस्प्यूट होने पर वोटिंग की जाती थी, जैसे कि आजकल लोकसभा राज्यसभा में भी कानून बनने से पहले वोटिंग की जाती है। मल्टी कलर्ड बार वर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ वोटिंग। संथागाराज was the biggest organization of the Janpad. Basic principle of the state policies were fixed in the assembly in the large republic. तो provincial assemblies were also present apart from central assembly. तो देखिए प्रोविंशियल यानी प्रांतों में भी छोटी छोटी असेंबली यहाँ हुआ करती थी। राज्यों के अंतर्गत जो छोटे छोटे प्रदेश आते थे उनमें भी कुछ असेंबलियाँ बनाई गई थी। विद पैसेज ऑफ टाइम यानी समय गुजरने के साथ साथ दीज रिपब्लिक्स डेक्लाइन ड्यू टू द म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट्स। लेकिन क्योंकि ये बड़े छोटे छोटे जनपद थे तो आपसी लड़ाई के कारण ये इनका विनाश हो गया। फॉर्मेशन ऑफ सेवरल ग्रुप्स एंड म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग यानी आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज या विस्तारवादी नीतियों के कारण इनका अंत हो गया। इस तरह से राजस्थान के जनपद पूरे होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखिए महाजनपद के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे मौर्य डायनेस्टी के बारे में। तो इससे पहले कि मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ें, थोड़ी सी जनरल नॉलेज हमें ले लेनी चाहिए इस मैप के द्वारा। देखिए इस मैप में बताया गया किस तरह से बड़े बड़े विशाल महाजनपद भारत में फैले हुए थे। तो देखिए इसमें आप देख सकते हैं जो भी अपन ने 16 महाजनपद के बारे में पढ़ा था। कंबोज ये यहाँ पर जो प्रेजेंट पाकिस्तान है यहाँ पर फैला हुआ था। जबकि ये बात करें कुरु की तो कुरु फैला हुआ था यहाँ पर पंजाब हरियाणा की तरफ। पांचाल ये हरियाणा की तरफ फैला हुआ था, उत्तराखंड की तरफ थोड़ा सा। तो इस तरह से आप देखें तो बहुत सारे महाजनपद फैले हुए थे। मत्स्य देख सकते हैं आप, राजस्थान में फैला हुआ था जो कि एक जनपद था ये, और इसकी राजधानी थी विराटनगर, है ना। तो राजस्थान में जनपद के रूप में था, थोड़ा महाजनपद के रूप में देखा तो ये बहुत बड़ा फैला हुआ था। अवंती, इधर चेदी, मगध और इस तरह से ही बहुत सारे जनपद यहाँ पर फैले हुए थे। चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं मौर्य डायनेस्टी। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग डायनेस्टी है मौर्य डायनेस्टी, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। Around 326 BCE, a despotic ruler of Nanda dynasty, Ghananand, ruled upon the royal throne of Magad। देखिए बात शुरू होती है 326 BC से, जब देखिए नंदा डायनेस्टी का रूल चल रहा था। नंदा डायनेस्टी का 326 BC में। उसी समय नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाज टेरिफाइड बाय अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। उस समय विदेशी आक्रमण भी शुरू हो चुके थे भारत के ऊपर। द सब्जेक्ट्स वर यानी कि जनता जो सफरिंग कर रही थी, एट्रोसिटी ऑफ देयर किंग, यानी किंग भी अत्याचार कर रहा था। दूसरी तरफ किंग देश की रक्षा भी कर पाने में असमर्थ था क्योंकि देश पर बाहर से आक्रमण हो रहे थे। पीपल ऑफ द स्टेट वर डिससेटिस्फाइड विद हिम ड्यू टू द एक्सोर्बिटेंट बर्डन ऑफ टैक्स, यानी अत्यधिक जो बर्डन हो रहा था। एक्सोर्बिटेंट बर्डन यानी अत्यधिक भार था टैक्सेस का। इन सच कंडीशंस मगध वाज इन नीड ऑफ सच पर्सन हु कुड एलिमिनेट। तो मगध को कोई ऐसे पर्सन की ज़रूरत थी जो
एलिमिनेट कर सके, उखाड़ कर फेंक सके द प्रॉब्लम विच हैड राइजन ड्यू टू द फॉरेन इन्वेजन एंड एस्टेब्लिश द आइडल ऑफ एन ऑल पावरफुल रूलर बाय यूनाइटिंग द स्टेट। यानी कुल मिलाकर बातें हैं, सभी जनता महसूस कर रही थी कोई राजा चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जनता की जो डिमांड थी वो पूरी हुई, एक बाहुबली का अवतार हुआ चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ गुरु कौटिल्य। तो आपने सुना ही होगा चंद्रगुप्त के गुरु का नाम था कौटिल्य या विष्णुगुप्त। कई बार नाम पूछ लिया जाता है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ चाणक्य, तो कौटिल्य या विष्णुगुप्त आपको नाम याद रखना है। चलिए बात करें चंद्रगुप्त एस्केंड द थ्रोन रॉयल थ्रोन ऑफ मगध आ एज। देखिए सिर्फ 25 ईयर की एज में उन्होंने मगध के सिंहासन पर कब्जा कर लिया, डिफीटिंग धनानंद को डिफीट किया, नंद डायनेस्टी के रूलर को, हु वाज द लास्ट नंद रूलर। देखिए और इसी तरह से उन्होंने पूरा एक बहुत बड़ा इंडियन एम्पायर खड़ा कर दिया। 305 बीसी में उसने ग्रीक रूलर सेल्यूकस को भी हराया। सेल्यूकस निकेटर ही वाज वेरी पावरफुल एनिमी बट उसने उसे हरा दिया आफ्टर एंटरिंग इनटू एन एलियंस। यानी देखिए एक समझौता होता है, एलियंस होता है, एंड सेल्यूकस टुक 500 एलिफेंट फ्रॉम चंद्रगुप्त एंड सरेंडर ईस्टर्न अफगानिस्तान। देखिए अफगानिस्तान जो है वो सरेंडर करना पड़ा किसको, सेल्यूकस को, ये मिल गया चंद्रगुप्त को। लेकिन चंद्रगुप्त ने इसके बदले में 500 एलिफेंट एज अ गिफ्ट दिए किसको, सेल्यूकस निकेटर को। हाँ तो आज पता लगा है कि इंडिया में एनिमल्स की कमी क्यों हो रही है, क्योंकि दहेज में दे दिए उन्होंने। ठीक है, तो बलूचिस्तान एंड रीजन्स टू द बेस्ट ऑफ रिवर इंडस टू चंद्रगुप्त। सेल्यूकस ऑल्सो गॉट हिज डॉटर मैरिड टू चंद्रगुप्त। देखिए सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त के साथ में कर दिया, डॉटर मैरिड। तो यहाँ पे पहली शादी हुई इंडिया में जिसमें इंटरनेशनल शादी जिसे कह सकते हैं हम, एंड सेंट मैगस्थनीज एज हिज एम्बेसडर। साथ ही साथ मैगस्थनीज जो कि आया था कहाँ से, सेल्यूकस निकेटर की ओर से आया था, जिसे एम्बेसडर बना दिया गया। या हो सकता है शादी के बाद चंद्रगुप्त पर नज़र रखने के लिए, अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए उसे भेज दिया हो। तो आपको याद रखना है मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में एम्बेसडर बनाया गया था। पार्ट्स ऑफ काबुल, हेरात, कांधार, बलूचिस्तान, पंजाब, प्लेन टू गंगा एंड यमुना, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्याचल, कश्मीर वर इंक्लूडेड इन द ग्रेट किंगडम ऑफ चंद्रगुप्त। इट इज नोन फ्रॉम द तमिल ट्रीटीज अन्नानूरू एंड मुरानूरू दैट चंद्रगुप्त इन्वेडेड साउथ इंडिया। देखिए तमिल के कुछ ग्रंथ है अनानूरू और मुरानारूरू, इसमें लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त ने साउथ इंडिया पर भी आक्रमण किया। हालांकि चंद्रगुप्त का नॉर्थ इंडिया में ही शासन था, साउथ इंडिया के कुछ पार्ट्स पर वह शासन कभी नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी उल्लेख मिलता है कि उसने ट्राई वहाँ पर भी किया था। इन हिज ओल्ड एज ही टुक इनिशिएशन ऑफ जैना रिलीजन फ्रॉम भद्रबाहु। देखिए जब वह बिल्कुल अपने उम्र पर था, वृद्ध हो गया था, उस समय उसने जैन धर्म की शिक्षा ली। पहले वो हिंदू था और जैन धर्म में उसकी शिक्षा उसे देने वाला उसका गुरु था भद्रबाहु। नाम पूछ लिया जाता है कई बार। इन 298 BC ही डाइड इन श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला मैसूर में एक स्थान है जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। तो आपको याद रखना है उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, श्रवणबेलगोला में हुई थी। बात करते हैं उसके सन के बारे में, बिंदुसार। देखिए राजाओं के बच्चों के नाम कई बार बच्चों को याद नहीं रहे होते कि उसके नाम किसका बेटा कौन था, तो आपको थोड़ा ट्रिक से याद रखना है। आपको ट्रिक याद रखनी है चंद्रबिंदु अशोक। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट, ये फर्स्ट हो जाएगा, बिंदु इट मीन्स बिंदुसार, और अशोक ये उसका थर्ड हो जाएगा डायनेस्टी का किंग। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं चंद्रबिंदु अशोक। देखिए बिंदुसार, और इट इज सैड दैट बिंदुसार का नाम बिंदुसार इसलिए पड़ा क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पर बिंदु बिंदु हुआ करते थे। तो बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त का पुत्र था वह, और उसे अमित्रोचेष्ट भी कहा जाता है। देखिए अदर नेम जो है कई बार पूछ लिए जाते हैं कि इसका नाम क्या था। तो चंद्रगुप्त हु वाज कॉल्ड अमित्रोचेष्ट बाय ग्रीक ऑथर। ग्रीक ऑथर ने कहा, किसने कहा है, ग्रीक ऑथर्स ने। और वायु पुराण में भी चंद्रगुप्त को भद्रसार नाम दिया गया है। ठीक है,
भद्रसार नाम दिया गया है जैन टेक्स्ट, ठीक है। ही हैज बीन कॉल्ड सिंहसेन, तो देखिए वायु पुराण में कहा गया है भद्रसेन, ठीक है, वायु पुराण में कहा गया है भद्रसेन और जैन टेक्स्ट में उसे कहा गया है सिंहसेन, ठीक है। ये सभी नाम है बिंदुसार के। बिंदुसार के नाम बहुत से हैं तो आपको याद रखना है अमित्रोचेष्ट, भद्रसार, सिंहसेन। He conquered the distant South Indian regions also and included them in Magad Empire. According to Divyabadan, a Sanskrit anthology of Buddhist tale, who revolts took place in Taxila during his reign, and to crush these revolts, firstly Ashok and then his elder brother Sushim was sent in the रॉयल कोर्ट। तो इस तरह से आप ये बस समझने योग्य बात ये है कि दिव्यवदन ने जो अपने संस्कृत ग्रंथ में लिखा है उससे ये पता चलता है कि जो रिवॉल्ट हुए थे तक्षशिला में, जो राजधानी थी मगध की, वहाँ पर एक बार रिवॉल्ट हुए थे। उस रिवॉल्ट को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने 2 बच्चों अशोक को भेजा और सुसीम को भी भेजा। देखिए ऐसा कहा जाता है कि सुसीम इसमें सफल नहीं हुआ, अशोक इसमें सफल हुआ। इन द रॉयल कोर्ट ऑफ बिंदुसार ग्रीक रूलर एंटियोकस, देखा हमने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने अपना एम्बेसडर भेजा था मैगस्थनीज। इनके दरबार में भी एक एम्बेसडर था विदेशी एंटियोकस फर्स्ट अपॉइंटेड अ पर्सन नेम्ड डायमेकस एज द एम्बेसडर। देखिए एंटियोकस फर्स्ट तो राजा था जिसने भेजा था डायमेकस को, ठीक है, डायमेकस था इसके दरबार में एम्बेसडर। अकॉर्डिंग टू प्लिनी, देखिए प्लिनी एक हिस्टोरियन है जिसके अनुसार इजिप्शियन किंग फिलाडेल्फस, जिसे पटोलेमी सेकंड भी कहा गया है, उन्होंने इजिप्शियन एम्बेसडर भेजा था नेम्ड डायनोसियस। तो डायमेकस और डायनोसियस 2 एम्बेसडर इनके दरबार में रहते थे जो फॉरेन कंट्री से आए थे। आपको ये नाम जरूर याद रखने किसके दरबार में कौन एम्बेसडर किसने भेजा था। इस तरह क्वेश्चन एनटीएससी में भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इस चैप्टर में मौर्य डायनेस्टी और इसके बाद बात करें तो गुप्त डायनेस्टी ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिनमें से बोर्ड भी हमेशा लाइक करता है क्वेश्चन आंसर पूछना, इसलिए आपको हमेशा ये याद रखना है। तो मेन चीज़ें हैं, आप उन्हें चाहे तो नोटबुक में लिखते जाएं। चलिए आगे बात करते हैं अशोक के बारे में। देखिए अशोक इज़ वेरी फेमस किंग, अशोक द ग्रेट अशोका कहा जाता है। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी बहुत सारी हमारे पास में उपलब्ध है। चलिए बात करते हैं अकॉर्डिंग टू जैन हियरसे। देखिए हियरसे यानी कहावत, जैनों की कहावत के अकॉर्डिंग अशोक ऑक्यूपाइड मगध's रूल अगेंस्ट द विश ऑफ बिंदुसार। ऐसा लोग कहते हैं कि भाई जो बिंदुसार था वो अशोक को राजा नहीं बनाना चाहता था क्योंकि सुसीम उससे बड़ा ब्रदर था, लेकिन वो जबरदस्ती राज्य को उसने छीन लिया फ्रॉम मास्की एंड गुजरा रिकॉर्ड डिस्कवर्ड फ्रॉम सदर्न इंडिया। साउथ इंडिया में मास्की और गुजरा 2 स्थानों से मिले रिकॉर्डों के अनुसार उसका नाम अशोक ही बताया जाता है। इन द रिकॉर्ड अशोका हैज बीन अडोर्न्ड विद टाइटल सच एज देवनाम प्रिय एंड देवनाम प्रियदर्शी। देखिए जैसे कि बिंदुसार के बहुत सारे नाम हमने पढ़े थे, ऐसे ही अशोक का नाम आपको याद रखना है। देवनाम प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी, ये दोनों ही नाम है अशोक के। अशोक was married with the princess of Vidisha who gave birth to Ashoka's daughter संगमित्रा and son महेंद्र। अशोक के बच्चों के नाम है महेंद्र और संगमित्रा उसकी पुत्री थी। His queen कारुवाकी is mentioned in the record inscribed by अशोका। तो उसकी क्वीन के बारे में बात करें तो कारुवाकी जो है उसकी क्वीन का नाम था जो थी प्रिंसेस ऑफ विदिशा, विदिशा की राजकुमारी। आफ्टर 7 years of his coronation, Ashoka included various regions of Kashmir and Khotan in this empire during his reign. Apart from Tamil region, entire India and a large part of Afghanistan was included in Maurya kingdom.
देखिए बिंदुसार ने भी चंद्रगुप्त के राज्य को साउथ इंडिया में और अधिक विस्तारित करने के लिए प्रयास किए। इसी तरह से अशोक ने भी अपने राज्य अभिषेक के 7 ईयर्स के बाद कश्मीर और खोतान यानी नॉर्थ इंडिया के राज्यों को अपने राज्यों में शामिल कर लिया। साथ ही तमिल रीजन को भी उसने शामिल किया अपने राज्यों में। इसके अलावा अफगानिस्तान के एक बहुत बड़े पार्ट को भी उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था। तो इस तरह से अशोक एक बहुत ही ग्रेट किंग साबित हुआ अपने एम्पायर को विस्तार करने में। जब उसका राज्य अभिषेक का 8वां साल हुआ राज्याभिषेक के बाद, तो अशोक इन्वेडेड कलिंगा 261 BC। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कलिंग का युद्ध हुआ था जिसमें 1 लाख लोग मारे गए। अगर हाथी गुफा रिकॉर्ड की बात करें तो इसमें बताया गया है कि नंदराज उस समय कलिंग का रूलर हुआ करता था, लेकिन इस मास किलिंग से यानी बहुत अधिक बड़ी मात्रा में लोगों के मारे जाने से अशोक का जो है उसे बहुत दुख हुआ अंत में, और दैट वोड नेवर टू टच वेपन्स, उसने प्रतिज्ञा ली कि कभी वो हथियार नहीं उठाएगा। देखिए धौली को या तौशाली जो है नई कैपिटल बनाई गई किसकी, कलिंग की। युद्ध कब हुआ था, 261 BC। बाद मेड द कैपिटल ऑफ कलिंगा अंडर द मगध किंगडम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शर्मन निग्रोध एंड उपगुप्ता। अशोकाबाद इनिशिएटेड, यानी देखिए इन्फ्लुएंस ऑफ शर्मन निग्रोध और उपगुप्त ये दोनों गुरु थे किसके, अशोक के। अशोकाबाद इनिशिएटेड यानी अशोक ने अपना लिया या शुरू कर दिया बुद्धिज्म। देखिए तो इसके गुरु के नाम याद रखने, शर्मन निग्रोध और उपगुप्त इसके गुरु के नाम हैं। एंड अडॉप्टेड धम्म घोष इंस्टीड ऑफ भेरी घोष। देखिए भेरी घोष क्या चीज़ है, पहले के ज़माने में जब युद्ध हुआ करता था तो एक यंत्र बजाया जाता था, ध्वनि यंत्र भेरी घोष, तो उसे कहते थे भेरी घोष। जब युद्ध की घोषणा की जाती थी शंख बजाए या किसी और इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, तो उसके स्थान पर धम्म घोष, यानी मंदिरों में भी देखिए पूजा होती है उससे पहले शंख बजाया जाता है, तो इसे तो कहेंगे भेरी घोष, यानी युद्ध काल के समय बजाया जाता है। और यह है धर्म घोष। तो भेरी घोष के स्थान पर यानी युद्ध करने के स्थान पर मंदिर वाला उन्होंने अपना लिया। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू कल्हण्स राज तरंगिनी, देख राज तरंगिनी बुक है जो कल्हण ने लिखी है, पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम। अशोक वाज अ वर्शिपर ऑफ शिवा, शिव शंकर का भक्त था। बाद में उसने बुद्धिज्म को अपनाया। लेटर बिकेम द डिसिपल्स ऑफ द मोगली पुत्र तिशा फॉर द एंटायर लाइफ। और जीवन के अंत में वो मोगली पुत्र तिशा से उन्होंने शिक्षा ली। गुरु थे इन द एडजेकेंट हिल्स। अशोका बिल्ट 4 केव्स। देखिए अशोका ने 4 केव्स का निर्माण किया फॉर द सेटलमेंट ऑफ, देखिए रहने के लिए, सेटलमेंट है नहीं रहने के लिए, बोध गया, नेमली सुदामा, चौपड़, विश्व झोपड़ी एंड कर्मा। तो इस तरह से उसने 4 जो उन्होंने आश्रम बनाए है ना, ये बुद्धिस्ट लोगों के रहने के लिए बनाए थे। इन आश्रमों का या इन झोपड़ियों का नाम जो था सुदामा, चौपड़, विश्व झोपड़ी और कर्ण। यहाँ पे ऐसे आप पढ़ेंगे चौपड़, ठीक है। तो आपको इन चारों के नाम याद रखने हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं BSC और करना, BSC करना है, आप इसको ऐसे याद रखो, BSC करना है। ये बनाई थी अशोका ने। He performed religious ट्रैवल बोध गया in the 10th year of the coronation। अपने कोरोनेशन के 10वें साल में वह बोध गया था तीर्थ यात्रा के लिए। एंड लुम्बिनी गया था कपिलवस्तु इन द 20th ईयर ऑफ द कोरोनेशन। 10वें साल में तो बोध गया और 20वें साल में वह गया था 20th ईयर में, कहाँ पर, लुम्बिनी। तो इस तरह से आपको ये जरूर याद रखनी है, क्योंकि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। इट इज़ नॉन बाय रुम्मनदेई रिकॉर्ड। देखिए ये पहले बोर्ड में पूछा जा चुका है RBSC में, ठीक है। RBSC 2018 में ये पूछा गया था कि 18-19 में कि रुम्मनदेई रिकॉर्ड क्या चीज़ है, किस बारे में बताता है। तो इसमें रुम्मनदेई रिकॉर्ड में यह बताया गया है कि टैक्स जो है वो 1/6 to 1/8 क्या किया गया, 1/6 को 1/8 कर दिया गया ना, कम कर दिया गया। चोल, चेरा, पांड्या, केरला have been described as the 4 neighboring independent state as per the inscription of Ashoka।
अशोका के इंस्क्रिप्शन में ये बताया गया है कि चोल, चेरा, पांड्या और केरला ये 4 किंगडम थे जो अशोक के राज्य के आसपास स्वतंत्र किंगडम के रूप में थे, यानी अशोक का इनमें कोई हस्तक्षेप नहीं था। इन अ माइनर रॉक एडिक्ट एसोसिएटेड विद द कोरोनेशन, अशोका हैज डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज बौद्ध शाक्य, यानी कि एक माइनर रॉक एडिक्ट के अकॉर्डिंग द अशोक सेड हिमसेल्फ बुद्ध शाक्य। आइए पढ़ते हैं धम्म के बारे में। धम्म इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो 4 मार्क के आते हैं उसके लिए दिस इज परफेक्ट क्वेश्चन। अशोका एस्टेब्लिश आइडल्स फॉर द मोरल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। देखिए धम्म क्या था, धर्म तो ऑलरेडी प्रचलित था उस जमाने में, और उस धर्म से भी समाज में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया, इसलिए अशोक ने एक नया इन्वेंशन किया। जिस तरह से अकबर ने दीन इलाही एक नया धर्म बनाया था, इस तरह से उसने उसको नाम दिया धम्म। तो धम्म कोई धर्म नहीं था बस बल्कि ये तो कुछ रूल्स थे मोरल डेवलपमेंट के ऑफ मैनकाइंड। दीज वर कॉल्ड धम्मा। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि धम्मा से आप क्या समझते हैं, तो धम्मा was the idols for the moral development of mankind. These were called Dhamma. Definitions of Ashoka's Dhamma has been given in the 2nd and 7th rock edict. According to him, shunning of the evil action, shunning यानी दबाना या नष्ट करना, of evil action यानी कि बुरे कार्यों को नष्ट करना, वेलफेयर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड यानी पूरे वर्ल्ड के वेलफेयर कल्याण का कार्य करना, कंपेंसेशन यानी कि प्रेम, चैरिटी यानी कि पुण्य यानी दूसरों के लिए परोपकार, ट्रुथ एंड प्योरिटी ऑफ एक्शन इज धम्मा। यानी धम्मा की डेफिनेशन यहाँ तक आपको लिखनी है, धम्मा क्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक। द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ फॉलोइंग धम्मा इंक्लूड सेंटली नेचर, देखिए संत के समान नेचर होना चाहिए, परफॉर्मिंग वर्क ऑफ पब्लिक वेलफेयर, लोगों की कल्याण के लिए कार्य करे, यही धर्म है। बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल इविल, सभी बुराइयों से दूर रहें, गुड बिहेवियर, कंपेंसेशन यानी दूसरे के प्रति प्रेम भावना रखें, सहानुभूति रखें, चैरिटी करें, ग्रेटिट्यूड यानी कि हमेशा आभार प्रकट करने का भाव रखें, नॉट किलिंग एनी लिविंग बींग्स, ओबेइंग वंस पेरेंट्स एंड एल्डर, रेस्पेक्ट फॉर वंस गुरु, इस तरह के नियम अपनाए गए थे। और एक्वेंटेंस का मतलब परिचित लोग, जानकार, रिलेटिव्स, सभी लोगों का सम्मान करें, नीडी लोगों की हमेशा हेल्प करें। और इस तरह से बहुत सारे रूल्स जो कि नॉर्मल रूल्स कहे जा सकते हैं मोरलिटी के। अकॉर्डिंग टू भद्रबाहु रॉक एडिक्ट्स, अशोका एक्सप्रेसेस बिलीव इन द बुद्धिस्ट। देखिए बुद्ध लोगों के जो त्रिरत्न होते हैं उसके बारे में भी इसमें बताया गया है कि अशोक उसका पालन किया करता था। बुद्ध, धम्म एंड संघ, देखिए 3 ये त्रिरत्न बताए गए हैं, बुद्ध, धम्म एंड संघ। इन द माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ सांची, सांची के अगर रॉक एडिक्ट की बात करें जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में स्थित है, सारनाथ की बात करें जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, पूछ लिया जाता है सारनाथ का बहुत फेमस रॉक एडिक्ट है जो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। अशोक ने ऑर्डर दिए महामात्र को ऑफ कौशाम्बी एंड पाटलिपुत्र, देखिए वहाँ पर महामात्र होते थे जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे, महामात्र और पाटलिपुत्र के महामात्र को टू बॉयकॉट सच भिक्षुक्स एंड भिक्षुणीज हु ट्राइड टू डिसयूनाइट द काउंसिल। देखिए जो धम्म काउंसिल होती है, बुद्ध के मरने के बाद जो कई बार सभाएं की गई थी बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को कैसे किया जाए आगे इसके लिए, तो जो लोग इन काउंसिल्स का बहिष्कार करते थे या उनमें नहीं जाते थे, उन भिक्षुक और भिक्षुणीज के खिलाफ कुछ किया जाए, इस तरह का उन्होंने ऑर्डर दिया था। इन द फर्स्ट एडिक्ट इट वाज ऑर्डर दैट नो एनिमल शुड बी किल्ड। देखिए इनके जो फर्स्ट एडिक्ट थे उसमें ये लिखा गया था कि किसी भी एनिमल्स को नहीं मारा जाए। चलिए आगे बात करते हैं इसके जो रॉक एडिक्ट्स है, कौन सा रॉक एडिक्ट्स में क्या कहा गया, इसके बारे में हम इस लेसन के एंड में बात करेंगे जब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, धम्म यात्रा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए चैप्टर लंबा होगा क्योंकि दिस इज़ ऑलरेडी वेरी लॉन्ग चैप्टर, अगर इसमें टुकड़े करें तो हमें करीब 5 पार्ट में चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो आप आदत डालें कि इसको कम से कम आप 1 घंटे की क्लास की आदत डालें जिससे चैप्टर को आप पूरा कर पाएँ। धम्म यात्रा, देखिए रिलीजियस ट्रैवल जिसे कहा गया है। बिफोर अशोकाज रेन किंग यूज्ड टू परफॉर्म बिहार। देखिए
अशोका से पहले की यदि बात करें तो ये बिहार यात्रा किया करते थे, यानी अशोक के पहले की बात करें तो राजा जो है शिकार पर जाते थे, जिसे बिहार यात्रा कहते थे, या फॉरेस्ट ट्रेवल, ड्यूरिंग विच दे यूज टू किल एनिमल, जिसमें वो एनिमल्स को मार दिया करते थे। तो ये बहुत ही बेकार चीज़ थी उस ज़माने में कि एनिमल्स को किल कर दिया करते थे। तो इसके स्थान पर अशोक ने शुरू किया धम्म यात्रा, यानी कि एक तरह से तीर्थ यात्रा शुरू की। ट्रेवल वर इनिशिएट टू बुद्धिस्ट प्लेस, जहाँ पर बुद्धिस्ट प्लेस में राजा लोग ट्रेवल किया करते थे। इस तरह का नियम उन्होंने बनाया। देखिए ये पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत ही अच्छा रूल था। एंड गोल्डास डोनेशंस वर, ये गोल्डास की जगह आप समझते हैं गोल्ड डोनेशन, यानी सोने का दान ब्राह्मणों को दिए जाना, ये परंपरा भी अशोक ने शुरू की। देखिए सरमन्स और एज्ड पीपल, यानी कि जो बुद्धिस्ट संत थे या एज्ड पीपल यानी कि जो वृद्ध लोग थे, उनको सोने का दान दिया जाए, इस तरह की उन्होंने चीज़ों की शुरुआत की। तो ये सब अच्छी चीज़ें थी। अनुसंधान जैसे कारण जो है अशोक, अनुसंधान के बारे में बात करें तो ड्यूरिंग अशोकास रेन द स्टेट एम्प्लॉयज प्रादेशिक राजुक एंड युक्तास वर सेंट ऑन ट्रेवल फॉर प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन एवरी 5th ईयर। हर 5वें साल में अशोक जो है प्रादेशिक राजुक और युक्ता नाम के अधिकारियों को भेजा करते थे धम्म यात्रा पे या धम्म के प्रचार के लिए, जिससे कहा जाता था अनुसंधान। तो ये आपको याद रखना, अनुसंधान क्या है? अनुसंधान रिलीजियस ट्रेवल है दैट इज डन एवरी 5th ईयर, दैट वाज डन एवरी 5th ईयर विच वाज कॉल्ड अनुसंधान। धम्म महामात्र कौन है? देखिए 14 ईयर जब था राज तिलक के 14 ईयर्स पर अशोका ने धम्म महामात्र की नियुक्ति की, नया ऑफिसर बनाया धम्म महामात्र। हुज मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि प्रोपेगेट करें, वो रिलीजन को प्रचार करें और इंस्पायर देम टू डीड ऑफ द पब्लिक वेलफेयर, यानी लोगों को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करें, चैरिटी के लिए प्रेरित करें। किसको? प्रिजनर्स को भी चैरिटी के लिए, और रिलीजिंग प्रिजनर्स एंड कैदियों को छोड़ दे, एंड फ्रॉम इम्प्रिजन्ड और रिड्यूसिंग देयर टेन्योर ऑफ पनिशमेंट, या लोगों की सजा भी माफ़ की जाए, इस तरह की चीज़ों को शुरू की। ये सभी कार्य धम्म महामात्र के अंडर आते थे। तो धम्म महामात्र के बारे में भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आप ढंग से याद करके रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं रॉक एडिक्ट्स के बारे में। रॉक एडिक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अशोका के जो रॉक एडिक्ट्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है आज भी इंडियन हिस्ट्री के लिए। तो अशोक के रॉक एडिक्ट की बात करें तो ये फर्स्ट इंडियन रूलर था जो एड्रेस इज सब्जेक्ट थ्रू एडिक्ट्स। देखिए ये ईरान के राजा थे, एक दारा फर्स्ट या डेरियस, ये ईरान के राजा थे जिनसे इंस्पायर होकर इन्होंने रॉक एडिक्ट्स को लिखने के बारे में आइडिया सोचा। सबसे पहले इन्होंने इंडियन रूलर्स में फर्स्ट थे अशोक। अशोक ने कहाँ से सीखा था? ईरान के किंग डेरियस से इसको सीखा था। मोस्ट ऑफ द एडिक्ट्स ऑफ अशोका आर इन ब्राह्मी, तो आपको याद रखना है इनकी स्क्रिप्ट है कौन सी? ब्राह्मी। वाइल द रॉक एडिक्ट फाइंड इन मनसेरा एंड शहबाजगढ़ी, तो कि मनसेरा और शहबाजगढ़ी जो आज देखे नॉर्थ वेस्ट यानी पाकिस्तान में स्थित है, ये सिर्फ 2 रॉक एडिक्ट की बात करें तो ये खरोष्टी स्क्रिप्ट में, बाकी सभी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में पाए जाते हैं। देखिए ऑन द पिलर ऑफ ब्रॉट फ्रॉम टोपरा टू दिल्ली 7 एडिक्ट्स हैव बीन इंस्क्राइब्ड ऑन ए सिंगल पिलर। तो ग्रीक किंग एंटियोकस सेकंड इज फाउंड मेंशन्ड इन द सेकंड एंड थर्ड एडिक्ट्स। अगर बात करें दिल्ली टोपरा इंस्क्रिप्शन की तो ये एडिक्ट की बात करें तो इसमें सिंगल पिलर पर यहाँ पर एक एडिक्ट लिखा गया है, सिंगल पिलर पर 7 रॉक एडिक्ट्स के बारे में लिखा गया है दिल्ली टोपरा में, जो दिल्ली से पहले इसको ये टोपरा में स्थित था जो कि दिल्ली में लाया गया था, इसलिए इसको कहते हैं दिल्ली टोपरा एडिक्ट। ठीक है, इसमें याद रखना है आपको एक ही एडिक्ट में 7 का इंस्क्रिप्शन मिलता है। ग्रीक किंग एंटियोकस सेकंड इज फाउंड मेंशन्ड इन द सेकंड एंड थर्ड रॉक एडिक्ट। तो इसके जो थर्ड और सेकंड रॉक एडिक्ट है उसमें एंटियोकस के बारे में मेंशन है। जेम्स प्रिंसेप वाज द फर्स्ट पर्सन टू सक्सेसफुली इंटरप्रेट द एडिक्ट ऑफ अशोका। देखिए टिफन थेलर नाम के व्यक्ति ने तो ऐसे खोजा था, जबकि जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। मतलब खोज तो लिया लेकिन पहले इसे कोई पढ़ नहीं पाया, फिर एक व्यक्ति आए जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स आपको याद रखना, कैडबरी जेम्स। इन्फ्लुएंस्ड बाय अशोका किंग तिस्सा ऑफ तामपर्णी श्रीलंका
adopted the title of Devnam Priya. He also invited Emperor Ashoka on the occasion of his second coronation. देखिए, श्रीलंका का राजा था किंग तिसा, आपको याद रखना है किंग तिसा। ये श्रीलंका में ताम्रपर्णी नाम पर एक राज्य किया करता था स्थान पर, और जब इसने अपना राज्याभिषेक किया है ना, तो देखिए पहली बात तो देवनाम प्रिय इन्होंने नाम रख लिया था अपना, देवनाम प्रिय। अशोक से प्रभावित होकर इन्होंने अपना नाम देवनाम प्रिय रख लिया। ही ऑल्सो इन्वाइटेड, जब उसका राज तिलक हुआ तो अशोक को उसने इनवाइट किया अपने सेकंड कोरोनेशन पर। सेकंड बार जब उसका कोरोनेशन हुआ, हो सकता है फर्स्ट बार सही ढंग से हुआ नहीं हो, तो ये इसलिए सेकंड कोरोनेशन आपको याद रखना है, किंग तिसा ने इन्हें बुलाया। लेकिन ये बात हो रहा है कि अशोक रिफ्यूज टू गो, अशोक हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क आई थिंक, तो उन्होंने इनके कोरोनेशन पर अपने बेटे को भेजा था, और ऐसा कहते हैं कि एज ए गिफ्ट वो बेटा उनका लेके गया था बोधि वृक्ष, यानी कि जो बोधि वृक्ष जहाँ पर हमारे भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, उस वृक्ष की ही एक डाल को वहाँ पर लेकर जाया गया एज ए गिफ्ट, और कहते हैं कि आज भी वहाँ पर ये वृक्ष लगा हुआ है। एंड अटेंडेड हिज सेरेमनी, दिस इज रिगार्डेड टू द बिगिनिंग ऑफ बुद्धिस्ट इन श्रीलंका। ऐसा कहते हैं इस वृक्ष के वहाँ पहुँचने से ही बुद्ध धर्म का श्रीलंका में आगमन हुआ। आफ्टर 40 years of rule, Ashoka died in 232 BC. सक्सेसर ऑफ अशोका, देखिए अशोक के बाद के जो सक्सेसर्स है, आपने उनके बारे में नाम नहीं सुना होगा, बिंदुसार, और आपने चंद्रगुप्त के बारे में सुना होगा, बिकॉज दे वर नॉट कैपेबल रूलर्स। फॉर 50 years आफ्टर अशोका, हिज big successor continued to rule after Ashoka. Kunal became the king who has been described as the धर्म विवर्धन in दिव्यवदन। देखिए दिव्यवदन के ग्रंथ में इसको धर्म विवर्धन कहा गया है। किसकी बात कर रहे हैं हम? अशोक के बाद जो रूलर बना कुणाल, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू राजतरंगिणी, जालोग वाज द रूलर ऑफ कश्मीर एट टाइम। अकॉर्डिंग टू तारानाथ, अशोका सन वीरसेन हैड बिकम एन इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ द कंधार। इट मीन्स सही ढंग से कहीं भी क्लियर मेंशन नहीं मिलता कि अशोक के कौन से पुत्र ने कहाँ पर शासन किया, किसी ग्रंथ में क्या और किसी ग्रंथ में क्या मिलता है। तो तारानाथ लेखक के अनुसार अशोक का सन था वीरसेन, और वह इंडिपेंडेंट किंग बन गया था गांधार देश का। एज कुणाल वाज ब्लाइंड, क्योंकि कुणाल जो था वो ब्लाइंड था, या ब्लाइंड हो गया था, क्योंकि शुरुआत में मिलता है कुणाल जो है रूलर बना, ठीक है। दिव्यवदन ने कुणाल को ही रूलर बताया, जबकि तारानाथ ने बताया कि कुणाल क्योंकि अंधा हो चुका था इसलिए उस वीरसेन को राजा बनाया गया। मगध एडमिनिस्ट्रेशन बाद इन द हैंड ऑफ हिज सन संप्रति। मगध का एडमिनिस्ट्रेशन इसके यानी वीरसेन का जो बेटा था, पुत्र था, संप्रति उसी के हाथ में था। तो वीरसेन तो राज किया करता था गांधार देश पर, जबकि उसका पुत्र संप्रति राज किया करता था मगध पर, ठीक है। तो बात करें आगे, कुणाल का बेटा दशरथ ऑल्सो रूल्ड ओवर मगध। देखिए कुणाल के बेटे दशरथ ने भी मगध पर राज किया। ही हैड गिवन द नागार्जुन केव टू हिज डिपेंडेंट इन चैरिटी। देख कुणाल के बेटे दशरथ ने चैरिटी के रूप में नागार्जुन केव दे दी थी, ठीक है, महात्माओं को। तो बृहद्रथ वाज द लास्ट, तो ये लास्ट रूलर था बृहद्रथ, बड़ा वाला रथ मतलब, ठीक है। ये लास्ट रूलर था जिसको मारकर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग डायनेस्टी की स्थापना की। शुंग डायनेस्टी अपने सिलेबस में विशेष नहीं है, बस इतनी ही बात है कि पुष्यमित्र शुंग था वहाँ पर जिसने बृहद्रथ की हत्या कर दी और स्वयं राजा बन गया। और इसी के साथ में मौर्य डायनेस्टी समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे गुप्त डायनेस्टी के बारे में पढ़ने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। डू टेक केयर अबाउट योरसेल्फ। गुड बाय।